मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन बिल्कुल सही चलता होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये जो दो वर्ड जो है आप लोग को मैंने शेर जो बोला, मैं चला चला था अकेले जानिबे मंजिल, बस लोग पास आते गए और कारवां बनता गया। मतलब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जब रास्ते पे जब निकले हैं ना, तो मंजिल आप लोगों की जो है ना, आप रास्ते मिलते जाएंगे, आप लोग मंजिल के करीब पहुंच ही रहे हैं और देन कंप्लीट आप लोग करेंगे। तो होपलेस मत होइए और होप रखिए और विश्वास से बिल्कुल जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन में तैयारी कीजिए इस बार के प्रीलिम्स का। और आप लोगों से ये मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो है मेंस का पूरा फुल्ली तरीका से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। जब तक मेंस आप लोग का जो बोला जाए ना, मेंस पे कमांड नहीं होगा, प्रीलिम्स में आप लोग की प्रॉब्लम आएगी। और आप लोग को एक ये चीज में और भी बताना चाह रहा हूँ कि एमएम ग्लोबल कैरियर है, इस पे तो हम लोग जीएस का जो है आप लोग की क्लासेस डालने हैं। और दूसरा चैनल भी आ गया आप लोग के यूट्यूब पे ग्लोबल कैरियर पे, उस पे हिस्ट्री का हम लोग क्लास डाल रहे हैं। उस पे दो जो है ना, दो आपकी वीडियोस पढ़ चुकी है, उसमें पढ़ी हुई है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के ग्लोबल हिस्ट्री, विश्व इतिहास का पढ़ा हुआ है आपको उसमें पुनर्जागरण और प्रबोधन। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री से हमने स्टार्ट सेकेंड पेपर से स्टार्ट किया ग्लोबल कैरियर पे, तो आप ग्लोबल कैरियर को भी देखिए। और देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को एमएम ग्लोबल कैरियर को यूट्यूब पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा जो चैनल है हिस्ट्री का ग्लोबल कैरियर, उस पर भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। किसी भी टॉपिक पे कोई भी अगर आप लोग को जो बोला जाए टू जो आप लोग अजमस या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रही है या कहीं पे कोई समझना कुछ टॉपिक पे, तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, हम उसका आप लोग को रिप्लाई करेंगे, आपको आंसर देंगे। और उसमें आपको ग्लोबल कैरियर पे जो है आप लोग को पुनर्जागरण और प्रबोधन की दो जो है ना वीडियोज पढ़ चुकी है। और ये एमएम ग्लोबल कैरियर है, तो उस पे जो है प्रीलिम्स का मेंस का आपको हिस्ट्री पवेड, मेंस जिनका प्रीलिम्स और पवेड होगा तो वहां से वो अपना सारा स्टडी मटेरियल जो बोला जाए, नोट्स उनका और लेक्चर सब आप लोगों को मिलता रहेगा। और प्रीलिम्स के भी क्लासेज हम उसमें डालेंगे आपको उस पे ग्लोबल कैरियर पे। और इस पे भी एमएम ग्लोबल कैरियर पे भी प्रीलिम्स का जो शॉर्ट जो वीडियोज है, जो शॉर्ट आपकी टॉपिक जो आ रही है, उसमें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही वो डाला जा रहा है सब आपको। तो उससे जो है देन आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और आई होप कि आप लोग जो है इस बार आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, अच्छा आज हम लोग जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स तो आप लोग का जो एंड हो गया, दी एंड हो गया, खत्म हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बहुत सारी ऐसी टॉपिक जो होता है जो उससे रिलेटेड होता है और पढ़ाया जाता है। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आईएमएफ का जो हमने पढ़ाया हुआ है, वर्ल्ड बैंक का पढ़ाया हुआ है आपको, आईसीजे का इंटरनेशनल न्यायालय का, ओपेक का हो गया, ओआईसी का हो गया, आपको एशियाई विकास बैंक का हो गया, डब्ल्यूटीओ का हो गया। तो ये सब सारे टॉपिक आप लोग, सार्क हो गया आपका, बिम्स्टेक हो गया आपको, तो ये सब हो गया। और ये जो अभी आप लोगों को पढ़ रहे हैं अभी ये टॉपिक, ये हिस्ट्री में जो है ना, हम आप लोग सेकेंड पेपर का जो है आप मॉडर्न इंडिया से हम चालू करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास से। समझ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आपका मेंस भी कंप्लीट होगा और प्रीलिम्स भी इससे कंप्लीट होगा। तो देन ये हमारा यही जो बोला जाए मेंटेलिटी ये रहा, थिंकिंग ये रहा कि हम क्यों ना सेकेंड पेपर से वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री से जो है ना, आधुनिक भारत के इतिहास से ही हम लोग चालू किया जाए। तो आप लोगों का आज से टॉपिक ये स्टार्ट हो जाएगा। और एक फर्स्ट वीक में जो है हमने लास्ट वीक में जो आपको बोला जाए, इससे पहले वाला अभी वीडियो जो आपने देखा होगा, तो इंडिया और विश्व के साथ में जो इंडिया भारत का जो रिलेशन है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो उसमें दो आपको इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका रिलेशन जो है ना, वो दो टॉपिक पढ़ा हुआ है। अब आज आपको पढ़ेगा, इस वीक में पढ़ेगा भारत में यूरोपियन आगमन, भारत में यूरोपियन आगमन, यूरोपियों का, कंपनियों का, यूरोपियन लोगों का आगमन। और दूसरा इसका टॉपिक होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस हफ्ते का। और नेक्स्ट वीक में आपका पड़ेगा, अगले हफ्ता में, अगले सप्ताह में हम डालेंगे आपको 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 आएगा इस पे एमएम ग्लोबल कैरियर पे
इंडिया चाइना रिलेशन डाला जाएगा और इंडिया भूटान रिलेशन डाला जाएगा। तो चलिए अब जो है ना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मंजिल के कारवां के तरफ हम निकलते हैं और आइए चलिए अब स्टार्ट किया जाता है। भारत में यूरोपियन आगमन, तो इसमें हमें क्या क्या करना होगा? पुर्तगाली पहला टॉपिक जो होगा वो पुर्तगाली कब कब आए, यहाँ पे पुर्तगाली कब आए, कैसे आए और उनके समुद्री मार्ग का जो खोज किया उन्होंने कैसे किया। दूसरा होगा हुगली पे पुर्तगालियों का अधिकार कैसे हुआ, दूसरा टॉपिक। तीसरा होगा डच जो है ना पुर्तगाली के बाद आए, वो डच जो है डचों को देख के यूरोप के जो डच मतलब डेनिस जो लोग थे, डेनमार्क, आज उस कंट्री का नाम जो है ना डेनमार्क के नाम से जाना जाता है, जिसे डच और डेनिस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद तब आए अंग्रेज और फ्रांसीसी, मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच। और सबसे पहले वास्को डी गामा आया था यहाँ पे। तो अब चलिए अब पृष्ठभूमि अपनी आपको मैंने बता दिया, अब स्टार्ट किया जाए, कोई किसी तरह का टाइम वेस्ट ना करते हुए, समय को बर्बाद ना करते हुए, सेव करते हुए आपको बताया जाए। चलिए, भारत में यूरोपियन आगमन, भारत में सामूहिक रास्तों की, मतलब भारत में सामूहिक समुद्री रास्तों का खोज जो है ना सबसे पहले कितने ईस्वी में हुआ था? 15वीं सदी में हुआ था, और 15वीं सदी के एंड में हुआ था, अंत में हुआ था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। भारत में समुद्री रास्तों का खोज 15वीं सदी के अंत में हुआ, जिसके बाद यूरोप का भारत आना आरंभ हुआ, यूरोपियनों का भारत आना आरंभ हुआ। यद्यपि यूरोपियन लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए, पर इसमें कईयों के मुख्य आकर्षण भारत ही था, मतलब कई यूरोपियन कंट्री का मुख्य आकर्षण का केंद्र भारत था, ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपियन कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, मतलब एशिया के कई कंट्री पे अपने यूरोपियन जो था ना, वो यूरोपियन लोग जो थे वो अपने यूरोपियन कंट्री थे वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, मतलब अधिपत हो चुके थे। और 18वीं सदी के उत्तराधिकार में वो कई जगहों पर अधिकार भी कर लिए थे, किंतु 19वीं सदी में जाकर ही अंग्रेजों का भारत पर एक अधिकार हो पाया था। कब? 18वीं शताब्दी में जो है, आपको मैं बता रहा हूं, पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी का जो है ना 18वीं शताब्दी में अधिपत हुआ था, और ब्रिटिश भी थे, मगर ब्रिटिशों का जो है ना भारत पे मूलभूत तरीका से पूरा एक अधिकार कब हुआ? 19वीं शताब्दी में उनका ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस टाइम में ब्रिटेन में महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है। उनके काल में ही जो है ना भारत पे अधिपत किया गया था। अब आगे ये भारत की समृद्धि को देखकर पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से थी। यूरोपियन नाविक द्वारा समुद्री मार्गों का पता लगाना इन्हीं लालसाओं का परिणाम था। 13वीं शताब्दी के आसपास मुसलमानों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उसके कुछ पूरब के क्षेत्रों पर हो गया था। इस कारण यूरोपीय देशों का भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई थी, ठीक है। उस पर भी इटली के वेनिस नगर में चुंगी देने को उनको रास नहीं आता था। किनको नहीं आता था? मतलब यूरोप में जो माल जाता था, जो अरब के जो लोग थे वो यूरोप में भेजते थे। भारत से जो है ना मसाले हो गए, आपको रेशम की हो गई, रेशम हो गया, मसाले हो गया, जो भारत में जो कपड़े, सूती कपड़े, वस्त्र थे, तो उनको जो है यूरोप में भेजा जाता था। मगर वो कहां से? इटली के एक शहर जिसको वेनिस के नाम से जाना जाता है, जो आज भी है, बहुत फेमस जगह है, तो वहां से होकर गुजरता था, मगर उन लोगों को वहां पे चुंगी दिया जाता था। और यूरोप के भी जो व्यापारी थे वो इटली में आते थे, क्योंकि इटली से जो है ना उनका व्यापार का जो मुख्य केंद्र था, तो वहां पे उनको चुंगी अदा करना पड़ता, मतलब टैक्स अदा करना पड़ता था, ठीक ना। तो इससे उनको परेशानी होती थी। तो यूरोप वालों ने सोचा कि हम क्यों ना भारत में जो है ना उत्तर पूर्व की कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट की कंट्री और नॉर्थ साउथ की कंट्री, मतलब ईस्ट और साउथ की कंट्री के तरफ हम कोई समुद्री मार्ग डायरेक्ट खोजा जाए और वहां पहुंचा जाए, जिससे जो है ना हमारे ये मसाले और जो है आपको मलमल के कपड़े जो हो गए, रेशम के कपड़े हो गए, वो यहाँ पे मार्केट अवेलेबल किया जाए। मगर व्यापार के अकॉर्डिंग, व्यापार की दृष्टि से वो लोग आए थे, उपनिवेशवाद की दृष्टि से नहीं आए थे। मगर आगे चल के उन्होंने उपनिवेशवादी ओढ़ को अपना लिया। जहां ब्रिटिश साम्राज्य का पता ही है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो है ना अस्त कभी व्यस्त नहीं होता, मतलब अस्त कभी सूर्यास्त जो है ना सूर्यास्त नहीं होता,
अस्त्र डूबता नहीं है। पूरब में वो इंडोनेशिया से जो है ना ऑस्ट्रेलिया, वहां न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से उसका सूर्यास्त ऊपर होता है और अमेरिका तक जो है ना उसका सूर्यास्त होता है। क्योंकि पहले आपको पता है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो भी ब्रिटिश के अधिपति था, उपनिवेश के अंदर ही था। ठीक है, तो अब आइए, अब यहाँ पे चुंगी का हो गया, इनका रास नहीं था। कोलंबस भारत का पता लगाने अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस कहाँ निकला था? भारत को पता करने के लिए, मगर वो पहुंचा अमेरिका। कहाँ? उत्तरी अमेरिका, जो बोला जाए ना आपको, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंचा। ठीक, और पहुंचा, और सन 1487 से 88 में पेड्रा द कोहिलम नामक, मतलब ये जो है पेड्रा दी कोहिलम नामक जो व्यक्ति हैं, ये कहाँ है? ये पहुंच गए, आपको पुर्तगाली के एक नागरिक थे, वो कहां पहुंचे? अपने नाविकों को पहली बार लेकर भारत के तट पे मलाबार पे पहुंचे। और कोलंबस कहां पहुंचा? कोलंबस पहुंचा यूएसए, आपको अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और इन्होंने जो है पुर्तगाली सबसे पहले भारत पहुंचे थे, याद रखिएगा। इसके बाद से डच आए और डच ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयां लड़ी। भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों के कई लड़ाइयां लड़ी, और भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ भगाया। ठीक है, कहां से? श्रीलंका से। डचों का मेन केंद्र क्या बना? श्रीलंका बना। पर डच के मुख्य आकर्षण केंद्र भारत ना होकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे। मतलब भारत नहीं होके दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया क्या होगा? श्रीलंका हो गया आपको, इंडोनेशिया हो गया आपको, बर्मा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, और उधर में ईस्ट की तरफ बर्मा चले जाइए, और इधर में आप दक्षिण और पूरब की तरफ जाइएगा, साउथ ईस्ट की तरफ जाइएगा, तो आपको ये साउथ में तो आपको आ जाएगा श्रीलंका आ जाएगा, जिसको सिलोन के नाम से जाना जाता था उस टाइम में, अभी भी सिलोन उसका पुराना नाम है। और उधर में आपको इंडोनेशिया आ जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, उसका एक खूबसूरत द्वीप है बाली। ठीक है, जावा, बाली, तो ये अभी इसी में भी आपको पढ़ना है, ठीक ना। और ये क्या आकर्षण का केंद्र ना होकर दक्षिण पूर्व एशिया था। किनका? पुर्तगाल, ये किनका था? डच का था। ठीक है, अंग्रेजों ने पराजित किया, जो मुख्यतः भारत में किसने? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अंग्रेजों ने पराजित किया, जो मुख्यतः भारत के अधिकार करना चाहते थे। आरंभ में इन यूरोपियन देशों का मुख्य कार्य व्यापार था। मैंने बोला ना शुरू में, व्यापार का इनका केंद्र था, मगर बाद में समाजवादी घोड़ इनका लग गया, उपनिवेशवाद की तरफ चले गए और व्यापार था। पर भारत में राजनीतिक स्थिति को देखकर उन्होंने यहाँ साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी विचारधारा की नीति नहीं अपना रखी थी। ठीक है, उन्होंने सिर्फ जो है यहाँ की राजनीति, मतलब भारत की जो राजनीतिक जो है उस टाइम में मुगल साम्राज्य की मुगल साम्राज्य थी भारत में, भारत उपमहाद्वीप में। भारत उपमहाद्वीप आपको आ गया इंडिया, पाकिस्तान, आपको बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और उधर में आप आ जाइए इधर में अफगानिस्तान। तो ये क्या है? ये जो है आपको नेपाल, ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप था। ये कोई कटा पटा जो है कंट्री नहीं था। आज इन कंट्रीज के जो नाम पे जानते हैं ना, उस टाइम में मुगल शासन काल में जब आपको मेडिवल में आएंगे तो वो टॉपिक आप लोग को बताएंगे, और इसी में आपको पढ़ना है, वो आगे का टॉपिक है, वो आपको समझाया जाएगा। तो वो भारतीय उपमहाद्वीप के ये कंट्री थे। ठीक ना, ये जुड़े हुए थे, ये कटे छटे जो है ना, ये तो बाद में 1947 के बाद जो है ना इनका पार्टीशन हुआ। आपको पता है कि 1971 में जो है आपको बांग्लादेश को काटा गया, और अंग्रेजों के टाइम में श्रीलंका अलग हुआ था, उधर में आपको ये अफगानिस्तान हुआ था, नेपाल हुआ था, और म्यांमार हुआ था। तो ये चीजें आप लोग आ जाइए। अब आगे आइए, पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली मतलब अब पुर्तगालियों का मेन यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होता है, उनकी कहानी। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डिगामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डिगामा की सहायता से गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने उसकी कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जमरीन थी, से व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। ठीक ना, 1499 में वास्को डिगामा स्वदेश लौट गया, और उसके पास पहुंचने के बाद ये लोगों को भारत के समुद्री मार्गों का जानकारी मिला। मतलब वास्को डिगामा जब यूरोप गया, वहां पे पुर्तगाल में गया, तो भारत का समुद्री मार्ग सीधा आने का पता चला। और जो है अब्दुल रज्जाक गुजरात के जो है ना
गुजरात के व्यापारी थे। उन्होंने क्या, अब इनके पुर्तगालियों की शिकायत किससे की थी? आपको कालीकट के जो महाराजा थे जेमरीन से किया था। तो उसने जो है ना पुर्तगालियों को धमकी दिया, डराया धमकाया और युद्ध करने की चेतावनी दी। तो ये वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया। मगर तो उसकी पुर्तगाल जो वास्को डी गामा की कहानी अभी खत्म नहीं होती, वो फिर लौट के आता है यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। सन 1500 में पुर्तगालियों ने कोचीन केरल के पास अपनी कोठी बनाई। कोठी मतलब कहाँ? कोचीन में कोठी बनाई इन्होंने। और शासक सामरी मतलब जेमरीन से उसने कोठी की सुरक्षा का इंतजाम करवा लिया, क्योंकि अब अरब व्यापारी उसके खिलाफ थे। पुर्तगालियों के खिलाफ कौन थे? अरब व्यापारी थे। इसके बाद कालीकट और कुन्नौर में भी पुर्तगालियों ने कोठी बनाई। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय व्यापारी शक्ति थी। मतलब आपको उस समय में 15वीं सदी में जो है ना, सिर्फ पुर्तगाली भारत के एक व्यापारिक सब यूरोपीय व्यापारिक शक्ति थी। ठीक है, ये याद रखिएगा लो आप लोग। ठीक, और उन्होंने बस अरबों के विरोध का सामना करना पड़ता था। सन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था तथा उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। ये घटना जेमरीन को पसंद नहीं आई और वो पुर्तगालियों के खिलाफ हो गए। मतलब ये घटना पुर्तगाल को जो है ना, पुर्तगालियों ने गोवा को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया और जो कालीकट के जो राजा थे, जो महाराजा थे जेमरीन, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने विरोध प्रकट किया। ठीक, पुर्तगालियों के भारतीय क्षेत्र का पहला वायसराय था डी अल्मेडा। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त हुआ और उसने 1510 ईस्वी में कालीकट के शासक जेमरीन का महल लूट लिया था। किसने महल लूटा था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, मतलब ये फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। ये किसका लूटा था? जेमरीन के महल को लूटा था। कब लूटा था? 1510 में लूटा था। अच्छा, कालीकट में इन्होंने जो है ना अल्फांसो आम, आप लोगों को ने सुना ही होगा। अल्फांसो आम कालीकट में सबसे पहले पुर्तगाली ही लाए थे। जो पता है ना कितने महंगा मिलता है अल्फांसो आम। मैंगो आप चले जाइए, मैंगो में सबसे जो है ना नाम इसका अल्फांसो का ही होता है। तो ये जो है ना, और साउथ में आप जब जाइएगा ना, आप केरला, तमिलनाडु और आंध्रा उधर में, तो वहां पे अल्फांसो आम की जो है ना खेती बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। बगीचे बहुत ज्यादा मिलेंगे आमों के, और किसके? अल्फांसो के बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। और ये पुर्तगाल से उसने बीज लाके और भारत में आमों की व्यापार की। और अंग्रेजों जो है, यूरोपियनों का बहुत सारा कुछ है। तंबाकू है यहाँ पे, प्रिंसिंग प्रेट जो छपाई का था वो उन्होंने लाया। आगे चलिएगा तो डलहौजी के काल में रेलों का विकास हुआ। तो वो सब जो है आपको अभी अब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आ गया है। और चलिए आप लोग साथ दीजिए, चलिए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों के बाद व्यापारियों से ज्यादा समाजवादी नजर आने वाले वे पूरब के तट पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। अल्बुकर्क के मरने के बाद पुर्तगाली और क्षेत्रों पर अधिकार करते चले गए और सन 1571 में बीजापुर, आदमनगर और कालीकट के शासकों ने मिलकर पुर्तगालियों को निकालने की चेष्टा की, पर वो सफल नहीं हो सके। ठीक ना। और 1579 में वो मद्रास के निकट थोमे, बंगाल में हुगली और चटगांव में अधिकार करने में सफल रहे। पुर्तगाली लोग यहाँ पे सफल करने में, कहा चटगांव हुआ, मद्रास हुआ और निकचथों में यहाँ पे अधिकार करने में सफल हुए। और 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पुर्तगालियों ने पहला ईसाई मिशनरी भेजा और वो अकबर को ईसाई मिशन में दीक्षित करना चाहते थे। पुर्तगाली भारत के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाए थे। उधर स्पेन के साथ पुर्तगाल का युद्ध और पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म के अंधाधुन और कट्टर प्रचार के कारण वह स्थायी शासकों के शत्रु बन गए। और 1612 ईस्वी में कुछ मुगल जहाज लूटने के बाद भारतीय प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। किनको धोना पड़ा? पुर्तगालियों को। और पुर्तगालियों ने अकबर के दरबार में ईसाई मिशनरी भेजा था। ईसाई मिशनरी भेजा था, ठीक है आपको। वो क्या? ईसाई प्रचार के लिए, दीक्षांत मतलब उसको नॉलेज देने के लिए। किसको? अकबर महान को। ठीक है। मगर वहां पे भी विफल रहे पुर्तगाली। और मुगल जो है जहाजों को जो है ना व्यापार जो होता था उसको भी लूटा इन्होंने। अब वहां से जो है ना मुगल साम्राज्य में जो है ना एक उथल पुथल आ गई, एक क्रांति आ गई। बोला इनको सालों को मारो, भगाओ यहाँ से।
तो वो जो है ना पुर्तगालियों के अगेंस्ट हो गए। तो अब यहाँ पे जो है, अब आगे जो है, आगे जब अकबर ने भी एक्शन लिया और मुगलों ने एक्शन लिया, अब वहां से फिर अगला कहानी स्टार्ट होता है आगे में। अब हुगली के तरफ ये बढ़ रहे हैं पुर्तगाली, अब हुगली के तरफ चलिए, मतलब बंगाल के तरफ आप चलिए। अब आपको सुना है ना कि वो एक कहावत थी, कोटेशन थी कि बंगाल जो है ना, बंगाल में जब हुगली अपनी नदी का पानी जब वो जो बोला जाए ना दिशा जब चेंज करती थी, तो अंग्रेजों जो यूरोपियनों को लेके गोथे लगा गई, मतलब डुबो दी। तो वो कहानी यही है पुर्तगालियों की, हुगली की जब दिशा बदली ना हुगली नदी का, तो पुर्तगाली उसी में समा गए और वही महामारी आई थी। देखिए आप, इसी में होगा। अब ये पॉइंट मैं आप लोगों को करा रहा हूं। हुगली पर अधिकार, पुर्तगालियों ने हुगली पर अधिकार वहां से गुजरात वाले जहाजों को लूटने के मकसद से किया था। और 24 जून 1632 से लेकर 24 सितंबर 1632 तक लगातार 3 महीने तक कासिम खान मुगल सेनापति ने 1.5 लाख सैनिक को लेकर पुर्तगालियों पर हमला कर दिया और 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक लड़ते रहे, जिसके बाद वो भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाजों को गए, मतलब जहाज में जाके समा गए हुगली के नदी में, बोला ना डूबो गए, परंतु किसी प्रकार जो है सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन वहां व्यापक महामारी से अधिकतर जिंदा लोग मर गए और मुगल के 1000 लोग मारे गए। लेकिन मुगल सैनिकों ने 400 पुर्तगालियों को बंधक भी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया और बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने का या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया था। ये हुगली है, ये बंगाल है। बंगाल में जो है ना वो तो पुर्तगाली अंग्रेजों का भी नहीं चला बंगाल में। जब आएंगे वो चैप्टर तो आपको बताया जाएगा। अब आगे आइए, पुर्तगाली का एंड हो गया, अब डच के तरफ आइए आप। डच में है, पुर्तगालियों के समृद्धि देखकर डच की भारत और श्रीलंका की ओर आकर्षित हुए। सर्वप्रथम 1598 में डच का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा। 1602 में प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, भारत से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। और इस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग भी भारत में पहुंचे। नाविक दृष्टि से डच इनसे वरीय थे, मतलब किससे? पुर्तगालियों से। डचों ने मसाले के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। सन 1602 में डच ने अम्ब्रियाना पर पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया था। मतलब ये 1610 में क्या है, अम्ब्रियाना पर पुर्तगालियों को हराया डच ने। और मसाले के जगह पर डच ने किसका प्रेफरेंस दिया था? कपड़ों का, सूती कपड़ों का। मतलब यूरोप में उस टाइम में सूती कपड़ों का बहुत मांग था। आपने पता है कि ब्रिटेन में जो है ना सूती कपड़ों का जो है, वहां पे व्हाइट कपड़े आज भी चलते हैं। व्हाइट कपड़ों का जो है ना, सूती लगभग जो है वो व्हाइट ही होता है। तो व्हाइट कपड़ों का, मलमल के जो कपड़ा होता है, रेशम का जो कपड़ा होता है, उसका डिमांड बहुत उस टाइम में बढ़ गया था, खास करके शाही घरानों में। ठीक। अब 1612 में श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। 1612 में पुर्तगालियों को कहां से खदेड़ा है डचों ने? श्रीलंका से। ठीक ना। और उन्होंने मुसलीपट्टनम 1605 में, पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, और विमलीपट्टनम 1641 में, करिकल 1653 में, बालेश्वर उड़ीसा 1698 में, नागापट्टनम 1658 और कोची 1663 में अपने कोठिया स्थापित की। ये किन्होंने? डचों ने की थी। ठीक है, डचों ने किन्होंने की थी? डचों ने की थी। ठीक। और एक तो डचों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार न करके पूर्वी एशिया के देशों में अपने व्यापार के लिए जो है कड़ी के रूप में स्थापित करना था। और दूसरी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने उन्हें यहाँ और यूरोप दोनों जगहों पर युद्ध में हरा दिया। इस कारण डचों का प्रभुत्व बहुत दिनों तक भारत में नहीं रह पाया था। ठीक ना। किन्होंने? फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने जो है ना डचों को भी हराया, यहां से उनको भगाया। ये जो बोला जाए आपको, मसाले और कपड़ों का मुख्य व्यापार केंद्र भारत था, तो यहाँ पे पुर्तगाली और डच का सफाया हो गया। अब फ्रांसीसी अब आएंगे,
फ्रांसीसी और जो अंग्रेजों का टाइम काल। अब यहां से तो अब चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। या अंग्रेज और फ्रांसीसी, इंग्लैंड के नाविक को भारत का पता कोई 1578 ईस्वी तक नहीं लग पाया था, और 1578 में सर फ्रांसिस डेक नामक एक अंग्रेजी नाविक ने लिस्बन जाने वाले एक जहाज को लूट लिया। लिस्बन क्या पुर्तगाल की राजधानी है, और पुर्तगाल की जो जहाज थी वो किसने लूटा? एक अंग्रेज नाविक था जिसका नाम था सर फ्रांसिस डेक, उसने लूटा। और इस जहाज में उसे भारत आने वाले रास्ते का मानचित्र मिला, मतलब मैप मिला, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। ठीक ना। कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र मिला। उन्हें पूरब के देशों से के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है। 1601 से 1603 के दौरान कंपनी ने सुमात्रा में वेंटम नामक स्थान पर अपनी एक कोठी खोली। विलियम हॉकिंस नामक एक अंग्रेज नाविक हेक्टर नामक जहाज सूरत पहुंचा। मतलब कौन पहुंचा था? सुमात्रा का है ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा जावा। वहां पे कौन पहुंचा था? विलियम हॉकिंस। ये कौन था? अंग्रेजी एक नाविक था, और उसका नाविक जो नाव का नाम क्या था? हेक्टर नामक जहाज के नाम से सूरत पहुंचा था। ठीक है। वहां से मलाया द्वीप से जो होते हुए, मतलब वो आपको मलाया मतलब इंडोनेशिया से होते हुए, सुमात्रा जावा द्वीप से होते हुए वो गुजरात के तट पे पहुंचा। और वहां आकर वो आगरा गया और जहांगीर के दरबार में अपनी एक कोठी खोलने की विनती की। जहांगीर के दरबार में पहले से ही दाग पुर्तगाली लगाए बैठे थे। उस समय पुर्तगालियों ने मोगलों से पुर्तगाली की मित्रता अधिक थी, और पुर्तगालियों की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, और पुर्तगालियों से मोगलों की मित्रता बनी हुई थी। मतलब उस टाइम में 1600 ईस्वी में। ठीक ना। विलियम्स हॉकिंस को वापस लौट जाना पड़ा। किसके कारण? पुर्तगालियों के कारण। किसके कारण? पुर्तगालियों के कारण विलियम हॉकिंस को फिर इंग्लैंड लौट जाना पड़ा। ठीक है। अंग्रेजों ने 1611 में जवाली की लड़ाई कहां हुई थी? सूरत में हुई और पराजित कर दिए गए। ठीक है। और सर थॉमस रो को इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम, उस टाइम में 1600 में कौन थे? इंग्लैंड के शासक थे जेम्स प्रथम थे, अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। किसको भेजा था? सर थॉमस रो को भेजा था, जेम्स प्रथम ने भेजा था। और उन्होंने सूरत भेजा और अंग्रेज कोठी खोलने की मुगल साम्राज्य से अनुमति मांगी उन्होंने। ठीक ना। और इसके बाद बालेश्वर, हरिहरपुर, मद्रास 1633, हुगली 1651 और बंबई 1688 में अंग्रेज कोठियां स्थापित की गई। अंग्रेजों की बढ़ती उपस्थिति और उसके द्वारा अपने सिक्के चलाने से मुगल साम्राज्य नाराज हो गए, और उन्होंने हुगली, कासिम बाजार, पटना, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और मुंबई से निकाल दिया गया। मतलब निकालने की जो है ना आदेश दिया। किन्होंने? अंग्रेजों को, मुगल साम्राज्य में। मतलब जहांगीर के टाइम की बात कही जा रही है। ठीक है। और जहांगीर के टाइम के जस्ट बाद औरंगजेब थे। और ये क्या 1690 ईस्वी में औरंगजेब ने उन्हें हुक्म दिया कि चलो भागो अब यहां से, तुम लोग खाली करो। तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई कि अंग्रेजों ने जो है भारत में अपने सिक्के को चालू किया। और इस टाइम में जो है आपको मैं क्या बोला, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह 1690 में जो आपको बोला जाए, मुगल बादशाह जो है औरंगजेब ने से क्षमा याचना की, मगर अर्थदंड को भुगतान करने के लिए जो है ना औरंगजेब ने उन पे कुछ शर्तें लगाई, और क्षमा दान याचना के अर्थदंड को भुगतान, नई कोठियां खोलने और किलेबंदी करने की अनुमति जो प्राप्त करना था उसमें वो सफल हो गए। मतलब उसके लिए जो है ना क्षमादान याचना, और उन्होंने जो है ना उसका हर्जाना जो बोला जाए उसकी पेनाल्टी जो है ना मुगल साम्राज्य जो है आपको औरंगजेब को किसने? ब्रिटिश गवर्नर ने जो है ना, ब्रिटिश जो यहाँ पे शासन के लिए जो आपको भेजा था, जो आपको ब्रिटेन के जो शासक थे, उन्होंने औरंगजेब के दरबार में उन्होंने उपहार भेजे। ठीक है। ये भी आप हाईलाइटेड कीजिएगा उस समय।
इसी समय सन 1611 में भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत, 1669 में मछलीपट्टनम तथा 1674 में पांडुचेरी में अपनी कोठियां खोली थी। 1608 में विलियम हॉकिंस ने भारत आया और 400 का मनसब मुगलों के अधीन नौकरी प्राप्त करने वाला प्रथम ब्रिटिश विलियम हॉकिंस ही था। ठीक है, तो ये आप लोग किसने, मुगल साम्राज्य में जो है ना 400 मनसबों की नौकरी प्राप्त करने वाला प्रथम कौन था, विलियम हॉकिंस था। ये अंग्रेज का जो है ना, ये अंग्रेजी विलियम हॉकिंस, और ये जो है आपको ब्रिटिश जो वहां के शासक थे उन्होंने भेजा था विलियम हॉकिंस को। आगे आइए, अब यहाँ अंग्रेज को का भी ये हो गया, आपको फ्रांसीसी भी ये हो गया। अब थोड़ा पीछे जब वास्को डिगामा को अब यहाँ थोड़ा हाईलाइटेड किया जाएगा और वास्को डिगामा की जो है ना उसकी पूरी स्टोरी कि वो कब और क्या कैसे और उसकी बैकग्राउंड क्या था वास्को डिगामा का पुर्तगालियों का, तो वो अब यहाँ पे अगला टॉपिक आपको। वास्को डिगामा खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधा यात्रा करने वाले जहाजों का कमांडर था, जो कोप ऑफ हुड जो कौन था, ये वास्को डिगामा था। मतलब यूरोप से सीधे जहाजों से जो है ना सीधे समुद्री मार्गों से भारत की यात्रा करने वाला पहला नाविक कौन था, वास्को डिगामा था। जो है ये किस रास्ते से आया था, जेको ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। अफ्रीका होते हुए दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा था, अफ्रीका के दक्षिणी कोने से, जेको ऑफ गुड होप से। याद रखिएगा लोग, ये जो है ना प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन होता है और ये पूछा भी जाता है मेंस में, इसीलिए आप लोग को 2-3 बार जो है ना मैंने रिपीट किया। उन्होंने केवल यूरोप में भारत तक आने वाले जमीनी मार्गों की खोज की, ना कि भारत की, क्योंकि भारत तो यूरोप से भी पुरानी सभ्यता है, जहां पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी। अतः भारत पहले से ही मौजूद था, मतलब भारत पहले से ही मौजूद था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो है बोला जाए विलिप्तता हो चुकी थी, मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो बोला जाए उसका विनाश हो चुका था, मगर फिर भी भारत जो है ना पहले से मौजूद था। ये यूरोपियन शासकों को तब पता चला कि नहीं भारत तो पहले, और भारत में पहले भी इससे भी पहले भी सभ्यता थी भारत में, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यता थी। ठीक ना, आपको ये हो गया। ठीक है, भारत ये क्या हुआ आपको, लेकिन यह माना जाता था कि 1490 के दशक में साइन पुर्तगाल एक योद्धा थे, और साइन पुर्तगाल मतलब किसको, वास्को डिगामा। जन्म साइनस एलेटेंजो पुर्तगाल, मतलब इसका पुर्तगाल, इसका नाम क्या था जो बोला जाए वास्को डिगामा का, साइनस एलेटेंजो पुर्तगाल। मौत मतलब इसकी मौत कब हुई, दिसंबर में हुई थी, और लगभग वास्को डिगामा का एज क्या था जब उसकी मृत्यु हुई वास्को डिगामा का, आपको 55 से 65 वर्ष थी। इनका पेशा क्या था, अन्वेषक, सैन्य नौसेना कमांडर थे ये। जीवन साथी इनके मतलब इनकी विवाह किससे हुई थी, इनकी जीवन जो बोला जाए इनकी लाइफ पार्टनर कौन थी, कैटरीना अतायदे। ठीक है, इनकी जीवन साथी जो थी कैटरीना अतायदे थे। वास्को को भारत का समुद्री रास्तों द्वारा अन्वेषण के अलावा अरब सागर का महत्वपूर्ण नौसैनिक और ईसाई धर्म में रक्षक के रूप में जाना जाता है। इसकी प्रथम और बाद की यात्राओं के दौरान लिखे गए 16वीं सदी के अफ्रीका और केरल के जनजीवन को महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ आ जाइए। आरंभिक जीवन किसको, वास्को डिगामा का जन्म 1460 में हुआ था या 1469 में हुआ था। साइनस पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट हुआ था, और इनका घर नौरसा सोनरोहा दास सलासा के गिरिराज के निकट था। तत्कालीन साइनस जो अब एलेक्टेंजो तट के कुछ बंदरगाहों में से एक है। ठीक, ये पुर्तगाल के एलेक्टेंजो जो तट है ना बंदरगाह है, वो अभी भी वहां मौजूद है। जो बोला जाए आपको पुर्तगाल, लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और तब कुछ सफेद पुतली लाल छत वाली मछुआरों की झोपड़ियों का समूह भर था। वास्को डिगामा के पिता एसाताओ द गामा में ड्यूक ऑफ वेस्क्यू ड्राम फेंडो का नगर राजपाल नियुक्त हुआ था। तब वो साबुन के कारखाने से कर वसूलते थे। ठीक, एसाताओ द गामा का विवाह डोना
इसाबेल सौदे से हुआ था। वास्को डिगामा का परिवार आरंभिक जानकारी ज्ञात नहीं होता है, मतलब वास्को डिगामा की प्रारंभिक जीवन की और उसकी घर की व उसके जो फादर बोला जाए उसके पिता की जो जीवन शैली जितना पता है वो आप लोगों को बता रहा हूं, और उसमें उससे ज्यादा ज्ञात नहीं होता कहीं पे। मगर पुर्तगाली इतिहासकार टिक्स येरा द अरागाओ बताता है कि एवोरा शहर में वास्को डिगामा की शिक्षा हुई, जहां उन्होंने शायद गणित एवं नौवहन का ज्ञान अर्जित किया। और यह भी ज्ञात है कि गामा को खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, जो उन्होंने संभवतः खगोलियन अब्राहम जेक्यूतो से लिया होगा। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने गामा को सेतुबल बंदरगाह लिस्बन के दक्षिण में भेजा था। यह आपको यूरोपियन आगमन का भारत में कैसे हुआ, कौन कौन आए, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, वास्को डिगामा, और मुगल साम्राज्य में उनका कैसे कैसे और कौन कौन सी उन्होंने युद्ध लगा और किसको किसको भगाया, कौन कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपने व्यापारिक कोठी स्थापित किया, और बाद में उपनिवेशवादी साम्राज्य के होड़ के तरफ वो लग गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, अब इसके बाद जो आगे होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, तब ब्रिटिशों का अधिपत्य होगा भारत उपमहाद्वीप में। चलिए चलते हैं, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।